सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 2 पीटीआई का सिलेबस, जिसमें हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स का अध्ययन करते हैं और हम YouTube के ऊपर समस्त हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के साथी हैं उनके साथ इस यूनिट को निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं। बेहतरीन टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको घर बैठे निशुल्क जो है वो मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्लासेस से लाभ भी हो रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, गांव के दोस्तों के साथ, लाइब्रेरी के दोस्तों के साथ, कॉलेज में कहीं भी आपके जो दोस्त हैं जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको इन क्लासेस से लाभ हो सकता है, उनके साथ इन क्लासेस को आप जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो जिम्नास्टिक है। अब जिम्नास्टिक से देखिए, हर क्लास के अंदर मैं आपके साथ 100% ईमानदार रहने का प्रयास करता हूं। जहां से जैसे प्रश्न पूछे गए हैं ठीक वैसे वैसे ही मैं आपको बताता हूं। जिम्नास्टिक को अगर हम देखें तो अन्य जितने भी गेम है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो भी गेम है, उनकी तुलना में ये ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा मुश्किल एक गेम है। यहां से अगर एग्जामिनर चाहे कि आपके प्रश्न ठीक नहीं हो तो आप यकीन मानिए कि यहां से आपके प्रश्न ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं यहां पर ऑफिशियल्स के संबंध में, रूल्स एंड रेगुलेशन के संबंध में, कि वो मैं या फिर आप चाहकर ठीक नहीं कर सकते। हर जो रूल बुक है वो कम से कम 200 पेज की है, तो आप 200 पेज याद नहीं कर सकते, तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो आप नहीं पार पा सकते। तो इन गेम को देखने का, इन गेम को याद करने का, या फिर इन गेम से प्रश्नों को उठाने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है? सबसे अच्छी रणनीति यही है कि आप बेसिक सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके अलावा जो पुराने एग्जाम्स में यहां से प्रश्न आए हैं उनको बहुत ढंग से देख लीजिए और उनसे मिलती जुलती जो प्रकृति है उनके प्रश्नों को भी देख लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहां से अपने नंबर जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं और थोड़ी सी आप कहें मान कर चलें कि जो पेपर सेटर है वो आपके ऊपर अनुकृपा रखे कि वो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाए, और अगर चला भी जाता है तो जितने भी बच्चे बैठे हैं सब में से किसी को भी वो प्रश्न नहीं आएगा, तो एग्जाम जो है वो 130 से 129 पे अपने आप आ जाएगा। तो वो आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुश्किल बात या फिर आपके लिए चिंता का विषय वो हो सकता है कि जो बाकी सभी ठीक कर रहे हैं लेकिन आप गलत कर रहे हो, वो आपके लिए चिंता का विषय है। और अगर बाई चांस आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा है, बाकी सब उसको गलत कर रहे हैं या बाकी सब उसको छोड़ कर आ रहे हैं और आप बाई चांस उसको ठीक कर दो, तो वो आपको 2 कदम आगे ले जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्रश्न आता है जिसको सभी छोड़कर आते हैं, इतना मुश्किल प्रश्न आता है कि सभी छोड़कर आते हैं, तो आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। वो अपने आप ऐसा मान लीजिए कि फिर ऐसे अगर 10 प्रश्न आते हैं तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो 130 से 120 पर आ जाता है, और उन 10 प्रश्नों को जो हाथ लगाएगा वो नेगेटिव में अपने आप चला जाएगा। चलिए, तो वैसा ही कुछ हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तमाम चीजों को यहां पर कवर करते हुए चलेंगे, हर चीज में आपको समझाता हुआ चलूंगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से तथ्य हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिम्नास्टिक्स व्यवस्थित अभ्यासों का एक प्रदर्शन है। व्यवस्थित अभ्यासों का एक प्रदर्शन है। यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स की एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है यहां पर, जिसमें स्टील रिंग्स होंगे, बार होगा, जिनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें स्टील रिंग्स, बार और अन्य उपकरणों के उपयोग के साथ या तो एक स्पर्धा खेल के रूप में, या ताकत, चपलता, समन्वय यानी कि ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, चपलता यानी कि एजिलिटी, और समन्वय कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और शारीरिक कंडीशनिंग में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो इसका लाभ क्या क्या हो सकता है जिम्नास्टिक का? जिम्नास्टिक आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने में बहुत अच्छा एक गेम है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी, इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और फिर होगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज रिदम हो गया, आपके जो हैंड आई मूवमेंट है वो हो जाएंगे, आपके डिफरेंशिएट की एबिलिटी होगी, कपलिंग की एबिलिटी होगी। तो ये आप यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं। तो वो एबिलिटी जहां पर आप शरीर के कई हिस्सों को एक साथ यूज करने या फिर एक साथ उनका समन्वय बनाकर, उनके बीच में आप कोऑर्डिनेशन बनाकर यूज करने में सक्षम होते हैं। कंडीशनिंग में सुधार करने के लिए किया जाता है। शारीरिक कंडीशनिंग क्या है? फिजिकल एबिलिटी है एक तरह से, आप में स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, एजिलिटी है, ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाते हैं। जर्मन अवधारणा के अनुसार खेल की जननी, यहां पर ये जर्मन शब्द जो लिखा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मन अवधारणा के अनुसार ये खेलों की जननी है। अगर आपने यूनिट नंबर 3 का ठीक ठीक अध्ययन किया है तो आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो प्रारंभ में
जब फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई है तो उस समय फिजिकल एजुकेशन को जर्मन, उस समय जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था। और जिम्नास्टिक की शुरुआत कहां पर हुई है, या फिर हम कह फिजिकल एजुकेशन की जो औपचारिक शुरुआत है, फॉर्मल स्टार्ट है, वो कहां से उसको मिला है? जर्मनी से मिला है। तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को ही जिम्नास्टिक कहा जाता था। और जिम्नास्टिक के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर रनिंग और ये वेट लिफ्टिंग, तमाम चीजें, जितने भी आप गेम देखते हैं सारे के सारे जिम्नास्टिक का ही भाग थे। या फिर क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही जिम्नास्टिक था, इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी खेलों की जननी इसको, सभी खेलों की जननी किसको मान लिया जाता है? जिम्नास्टिक को मान लिया जाता है। लेकिन इसके साथ जर्मन शब्द जो है बहुत जरूरी है। जर्मनी के अनुसार आए तो ये क्या है? जिम्नास्टिक। और वैसे अगर बोला जाए तो एथलेटिक्स सभी खेलों की जननी है। तो ये शब्द का चयन बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। जर्मन जिम्नास्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द से बना है, यूनानी भाषा के जिम्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है नग्न शरीर या फिर नेकेड बॉडी। क्योंकि इसमें जो अभ्यास प्रारंभ में किए जाते थे वो नग्न शरीर के साथ किए जाते थे, या फिर आप नेकेड होकर ही अभ्यास जिम्नास्टिक की गतिविधियों का किया करते थे। जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कौन है? जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गटमट्स है, या फिर ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक, ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। और आधुनिक जिम्नास्टिक के पिता किसको कहा जाता है? लुडविग फेडरिक जॉन, लुडविग फेडरिक जॉन को। ये भी आप यूनिट नंबर 3 में अध्ययन करते हैं। गटमर्स जो है, इनकी पुस्तकें मनोरंजन बहुत फेमस है। गेम्स नाम से एक पुस्तक है, जिम्नास्टिक फॉर यंग, और गेम्स 2 पुस्तकें, जिसमें 105 मनोरंजनात्मक खेलों का वर्णन मिलता है। लुडविग जॉन जिन्होंने टर्न वरीन आंदोलन चलाया, जिनके शिष्य जो हैं वो टर्नर कहलाए, 1811 की ये बात है। जर्मन जिम्नास्टिक नामक की इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इन दोनों को भी आपने ध्यान रखना है। आधुनिक जिम्नास्टिक के पिता किसको कहा जाता है? लुडविग जॉन को। और जर्मन जिम्नास्टिक्स के पितामह या फिर ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, यहां पर सब में जी जी आ रहा है, जी जी जी। और गटमट्स को भी लिखेंगे तो जी से गटमट शुरू होगा। तो ये 4-5 जी एक साथ आएंगे, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक जॉन बेस्डो नाम से भी एक व्यक्ति है, जॉन बर्नार्ड बेस्डो नाम से भी एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति क्या कहलाता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहलाता है। तो ये 3 नाम हमेशा एक साथ आते हैं। आप यूनिट नंबर 3 के अंदर आपने इनका अध्ययन किया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपने ये ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपने ये 2 तथ्य यहां पर और ध्यान रखने हैं। और ये जिम्नोस शब्द है, इस शब्द के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जिम्नास्टिक की गवर्निंग बॉडीज को देखते हैं। जिम्नास्टिक की गवर्निंग बॉडीज को देखते हैं, या फिर हम कहें कि शासी निकाय को देखते हैं, कि वो एसोसिएशन, वो फेडरेशन, वो संघ जो किसी देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिम्नास्टिक के तमाम जो गतिविधियां हैं उनका संचालन किया करते हैं। चाहे वो टूर्नामेंट आयोजन करवाने हो, चाहे नियमों में संशोधन करना हो, चाहे नियमों की देखभाल करना हो, चाहे फैसिलिटीज का निर्माण करवाना हो, फैसिलिटीज को अनुमति देना हो, रैंकिंग जारी करना हो, तमाम जो चीजें हैं वो किया करते हैं। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी या फिर इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी या फिर अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन है? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। अब ये जो नाम आप देख रहे हैं एफ आई जी नाम आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच भाषा का नाम है, ये फ्रेंच भाषा का नाम है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? फेडरेशन, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन होगा, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ। स्थापना इसकी कब होती है? 23 जुलाई 1881 को होती है, 23 जुलाई 1881। अब जननी इसको बोला जाता है, तो जननी यूं ही नहीं बोला जाता है। आप अगर सभी संघ को देखेंगे तो आप देखेंगे 1881 तक ज्यादा कोई संघ अस्तित्व में नहीं आए थे। जितने भी संघ है वो ओलंपिक के आने के बाद आना शुरू हुए, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे एथलेटिक्स है। लेकिन यहां पर आप 1881 लिखा हुआ देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगता है कि क्यों इसको खेलों की जननी कहा जाता है। मुख्यालय कहां पर है? लुजाने, स्विट्जरलैंड। खूब सारे मुख्यालय जो है लुजाने स्विट्जरलैंड में है, और एक अन्य मुख्यालय जिम्नास्टिक का भी आपको कहां मिलेगा? लुजाने के अंदर मिलेगा। फिर बात करें भारत की, तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का शासी निकाय है, कि भारत के अंदर जिम्नास्टिक की गतिविधियों की देखभाल करना किसका काम है? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। जिसकी स्थापना कब हुई है? 1951 में जिसकी स्थापना हुई है। जिसकी स्थापना कब हुई है? 1951 में हुई है। मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुधीर मित्तल हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुधीर मित्तल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर आप दोनों के लोगो हैं वो भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? श्यामलाल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अर्जुन पुरस्कार हैं और विभिन्न खेलों के अंदर जो प्रथम व्यक्ति जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो फ्लैग बीरर है, ध्वजवाहक है, या उस व्यक्ति ने उस खेल में अच्छा काम किया है। उसके पीछे आप इस चीज को देखना कभी भी कि अगर आपके गांव में कोई एक व्यक्ति नौकरी लग गया, वो पहला जो बैरियर है वो क्रॉस करने की देर होती है। अगर पहला व्यक्ति यहां पर नौकरी लग जाता है किसी गांव में, तो उसके बाद दूसरों को रास्ता दिखाई देने लग जाता है कि ऐसे नौकरी लगा जा सकता है, तो उसके पीछे सभी नौकरी लगना शुरू कर देते हैं। तो वो उस गांव के बच्चों के लिए फ्लैग बीरर का काम करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जितने भी आप खेल देख रहे हैं, इन खेलों में जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उस व्यक्ति ने अपनी राह खुद बनाई होगी, या सबसे पहले उस रास्ते पे चला होगा, सबसे पहले उसने वो मार्ग दूसरों को दिखाया होगा, उसके बाद अन्य लोग वहां पर आए होंगे। तो ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, उसके बाद में आप क्या देंगे, उसको खेल रत्न पुरस्कार देंगे। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि उपलब्धि इतनी बड़ी होती है कि सबसे पहले ही उसको खेल रत्न से नवाज दिया जाता है, जैसे आप डी गुकेश को अभी आपने देखा इस वर्ष। लेकिन जहां भी आपको ये दिखाई दे कि इस गेम के अंदर सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, तो उस नाम को आप बेझिझक याद कर लीजिए। वहां से आपके प्रश्न आने की संभावना जो है वो बहुत प्रबल रहती है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता देवेंद्र राठौड़ 2011 में। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दीपा कर्माकर। और हाल फिलहाल के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है या फिर जिनको अवार्ड मिले हैं, जो एक्टिव हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके संबंध में थोड़ा सा आप जागरूक रहिएगा, निरंतर अखबार पढ़िएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है वो आएंगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए यहां पर देखिए कि 1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला है, उसके बाद एक लंबा दौर यहां पर लगभग 50-55 साल का एक समय बीता है, और उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पिछली बार जैसे ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, दीपा कर्माकर त्रिपुरा की प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक जिन्होंने ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त किया 2006 रियो ओलंपिक। तो यहां पर 2016 के आसपास, और यहां 2016, मैंने 2006 बोला सॉरी, 2016 रियो ओलंपिक और यहां भी 2016। तो उस समय दीपा कर्माकर एक्टिव खिलाड़ी थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। तो इसी तरह से सभी जो खेल है उनमें जो जो खिलाड़ी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके काम को, जिनके प्रदर्शन को सरकार के द्वारा सराहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा सराहा जा रहा है, या फिर दर्शक जिसको पसंद कर रहे हैं, उनके संबंध में थोड़ा आप ध्यान रखिए कौन से रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए हैं या फिर किस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं दीपा कर्माकर की, प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त किया, या फिर उन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोटा प्राप्त किया, या सबसे पहले उन्होंने एलिजिबिलिटी हासिल की ओलंपिक में भाग लेने के लिए। जिम्नास्टिक ओलंपिक में शामिल कब होता है? जिम्नास्टिक ओलंपिक में शामिल कब होता है? महिलाओं के लिए 1928 एम्स्टरडेम, जब एथलेटिक्स में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया, ठीक उसी समय। आप इन दोनों ही को एथलेटिक्स के साथ जोड़कर देख सकते हैं। एथलेटिक्स के अंदर पुरुषों ने भाग लेना कब शुरू किया? 1896 प्रथम आधुनिक ओलंपिक एथेंस में जो हुए हैं, वहां पर पुरुषों ने एथलेटिक्स में भी भाग लिया और जिम्नास्टिक में भी भाग लिया। और महिलाओं ने 1928 के जो एम्स्टरडेम ओलंपिक है वहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया और पुरुषों ने भी भाग लिया। दोनों ही बातें आपने ध्यान रखनी है। भारत ने जिम्नास्टिक में भाग कब लिया? भारत ने सर्वप्रथम अपने जो जिम्नास्ट है वो ओलंपिक स्तर पर खेलने के लिए भेजे 1952 में, और उनमें जो व्यक्ति थे खुशीराम और बीर सिंह नामक 2 व्यक्ति थे। इसमें अंक विभाजन जो है वो कुल 20 में से होता है, और जिम्नेजियम होल जो है वो 60 × 30 मीटर का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जिम्नास्टिक्स के भाग कौन कौन से हैं, यहां पर थोड़ा सा गौर से देखना। अगर हो सके तो आप अगर नोट्स बना रहे हो या फिर तो आप इसका एक इस तरह से टेबल जरूर बनाना, और यहां पर आप जिम्नास्टिक लिख सकते हैं और फिर यहां पर आप इनके नाम जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहां पर जिम्नास्टिक्स के भाग, यहां पर आप जिम्नास्टिक्स लिखे, और फिर यहां पर आप कलात्मक या फिर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक आप लिख सकते हैं। उसके बाद लयबद्ध जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक आप लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक, TRA या फिर MA ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक, फिर एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक, फिर एरोबिक जिम्नास्टिक, फिर एरोबिक जिम्नास्टिक, और फिर है पार्कर। तो इतने भाग हैं जिम्नास्टिक के। जिम्नास्टिक के अंदर हम भाग की बात करें तो जिम्नास्टिक्स के कितने भाग हैं, तो जिम्नास्टिक्स के भाग में कलात्मक यानी कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एक भाग है। इसका अलग अलग श्रेणियां बनी हुई, जैसे आप वॉलीबॉल के अंदर देखते हैं, वॉलीबॉल में एक तो नॉर्मल वॉलीबॉल है आपका और एक बीच वॉलीबॉल है। इसी तरह फुटबॉल में देखें तो फुटबॉल में फुटसल हो जाएगा,
आपका जो 11 खिलाड़ियों के लिए वो हो जाएगा। अलग अलग खेलों की अलग अलग शाखाएं बनी हुई है। जैसे एथलेटिक्स के अंदर देखें तो एथलेटिक्स के अंदर भी अलग, मैराथन के लिए अलग है, फिर हाफ मैराथन के लिए अलग है, अल्ट्रा के लिए अलग है। खूब सारे एक एसोसिएशन के अंदर खूब सारी चीजें काम कर रही होती हैं। तो ठीक उसी तरह से जिम्नास्टिक्स के भाग अलग अलग, स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं? कलात्मक जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक हो जाएगा, लयबद्ध जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक हो जाएगा, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक हो जाएगा, एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक हो जाएगा, एरोबिक जिम्नास्टिक हो जाएगा, और पार्कोर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पार्कोर हो जाएगा। तो ये भाग है जिम्नास्टिक्स के। भाग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो जिम्नास्टिक्स के भाग कितने हैं? 6 क्या है इसके भाग हैं। इसके भाग कितने हैं? 6 भाग इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबको थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। सबसे पहले कलात्मक जिम्नास्टिक की बात करते हैं, जिसको आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। ART से इसको डिनोट करेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक जिम्नास्टिक निर्धारित उपकरणों पर किया जाता है, यानी कि कंपटीशन वाला जिम्नास्टिक है। इसमें कंपटीशन करवाए जाते हैं। निर्धारित उपकरणों, जो उपकरण आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो उपकरण आपको दिए गए हैं उन्हीं उपकरणों के साथ आपने क्या करना है? प्रदर्शन करना है। पुरुषों के लिए मैन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और महिलाओं के लिए विमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए प्रतियोगिताएं यहां पर होती हैं। लयबद्ध जिम्नास्टिक, इसको आप रिदमिक जिम्नास्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। हाथ के उपकरणों के साथ किया जाने वाला प्रतिस्पर्धा जिम्नास्टिक। व्यक्तिगत जिम्नास्टिक हो सकता है इसमें। व्यक्तिगत जिम्नास्टिक जिसको आप रिदमिक जिम्नास्टिक इंडिविजुअल और समूह के लिए, रिदमिक जिम्नास्टिक ग्रुप के लिए भी प्रतियोगिता इसमें होती है। हाथ के उपकरण, होला हुप वगैरह, रिबन वगैरह, ये सारी हाथ के उपकरण इसमें होते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रैम्पोलिन, TRA ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन डबल मिनी ट्रैम्पोलिन और डंबलिंग पर किया जाने वाला एक अभ्यास है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहां पर, प्रतिस्पर्धात्मक जिम्नास्टिक है। प्रतिस्पर्धात्मक जिम्नास्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक की, जिसको ACRO से डिनोट किया जाता है। जोड़ों और समूहों द्वारा उपकरण के बिना किए जाने वाला प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक है। गतिशील, संतुलन और संयुक्त व्यायाम इसमें किए जाते हैं। इसमें जोड़ों और समूह, एक ग्रुप में ये किया जाता है। ग्रुप में डांस हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, तो वो सारे के सारे अभ्यास एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक में किए जाते हैं। फिर होगा एरोबिक जिम्नास्टिक। प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक का अनुशासन संगीत के साथ लगातार एरोबिक मूवमेंट पैटर्न, एरोबिक मूवमेंट पैटर्न की विविधता के प्रदर्शन पर आधारित है, जो पारंपरिक एरोबिक व्यायाम से उत्पन्न होता है। फिर है पार्कर, प्रतिस्पर्धी खेल आउटडोर और इंडोर किया जा सकता है, जिसमें शहरी उपकरणों का उपयोग करके समयबद्ध रन या फिर स्टाइल के साथ रन करना। आप देखते हैं कि जैसे दीवार पे भागते हैं, रेलिंग को क्रॉस किया, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे कूद गए, तो ये सारे के सारे पार्कर में शामिल होंगे। वो भी एक जिम्नास्टिक का भाग है, जो आपकी एजिलिटी और आपकी चपलता को, आपके फ्लेक्सिबिलिटी को, या फिर आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर से जंप कर रहा है। खूब सारे उपकरण यहाँ पर बने होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? पार्कर कहते हैं। समस्त मेरे साथी जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं और फिजिकल एजुकेशन में किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बाहरी राज्यों की बात करूं तो वो TGT PGT हो सकता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड हो सकता है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, या फिर हम बिल्कुल एकदम ठेठ भाषा में बोले, अगर आप PTI बनना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। ये जो क्लासेस आप देखते हैं, इन क्लासेस के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, और सबसे पहले जानकारी भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। हमारे कोई भी कोर्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, या फिर आपके ये टेस्ट सीरीज के ऊपर कोई ऑफर होते हैं, तो वो भी सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल, सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेट रहते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी मिलते हैं, और इस तरह से पोस्टर में बनाई गई, रचनात्मक ढंग से पेश की गई प्रस्तुतियां या फिर जानकारियां भी आपको मिलती रहती हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है? आप टेलीग्राम में जा सकते हैं और जाकर आप @PTI_exams सर्च कर सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर आप अभी वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट को बाद में आप गूगल पर जब सर्च करेंगे तो गूगल अपने आप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले आएगा। तो मैं स्वागत करता हूं आपका, आप पधारिए वहां पर और जुड़िए हमारे साथ। चलिए, ओलंपिक जिम्नास्टिक के विभिन्न प्रभागों में बांटा गया। अब ओलंपिक के लिए जो जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं होती हैं, ओलंपिक के लिए जो जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें कौन कौन होता है? उनमें कलात्मक जिम्नास्टिक होगा,
लयबद्ध या फिर रिदमिक और ट्रैम्पोलिन, ये तीन इवेंट यहां पर करवाए जाते हैं। ये तीन इवेंट यहां पर करवाए जाते हैं। पुरुषों के लिए कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाएं हैं। अब यहां पर प्रश्न आपने देखना है, पीछे की बातें तो उसी सारी की सारी समझ के ऊपर, वो 6 नाम याद रखना, उसके अंदर जो चीजें हो रही है उनको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है भाई, आ जाए तो थोड़ा देख लेना, लेकिन उतना ज्यादा उनके ऊपर आपने समय व्यर्थ नहीं करना कि आप रटने ही बैठ जाओ उनको। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंदर कौन कौन सी स्पर्धाएं करवाई जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपने यहां पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी यहां पर प्रतियोगिताएं होगी? फ्लोर एक्सरसाइज, फिर होगा पोमेल हॉर्स, फिर होगा रिंग्स जिसको आप स्टिल रिंग्स भी कहते हैं, और फिर होगा वोल्टिंग या फिर वोल्ट जिसको कहते हैं, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार। और इन सबको, ये इवेंट हो गए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होंगे। और 6 के बाद इन सबको मिलाकर संयुक्त अभ्यास के भी आपको एक मेडल जो है वो दिया जाता है। तो 7 यहां पर कुल प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। कंबाइंड एक्सरसाइज ऑल राउंड जिसको बोला जाता है, जो अन्य 6 स्पर्धाओं के स्कोर को जोड़ती है कि अन्य 6 में आपने कैसा प्रदर्शन किया है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा है लेकिन इसमें वो खराब है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो आउटस्टैंडिंग तो किसी में नहीं है लेकिन सब में बहुत अच्छा है, यानी कि वो मेडल तो किसी में नहीं ला सका लेकिन सब में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अगर सबके स्कोर को जोड़ा जाए तो वो कंबाइंड एक्सरसाइज के अंदर विनर रह सकता है। जैसे कि आप डिकैथलॉन के अंदर देखते हैं, पुरुषों के लिए संयुक्त अभ्यास व्यक्तिगत और टीम दोनों आधार पर लड़े जाते हैं। तो पुरुषों के लिए कलात्मक जिम्नास्टिक के अंदर 3 आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रैम्पोलिन है। इन 3 के अंदर आर्टिस्टिक की बात हम यहां पर कर रहे हैं। आर्टिस्टिक में पुरुषों की ये प्रतियोगिताएं होती है, और महिलाओं के लिए कलात्मक कार्यक्रम या फिर कलात्मक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के फ्लोर एक्सरसाइज सेम यहां पर रहेगा, वोल्ट सेम यहां पर रहेगा। फिर यहां पर तो आप देखते हैं पैरेलल बार, यहां पर तो आप देखते हैं पैरेलल बार, यहां पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पैरेलल बार की तस्वीर है। और महिलाओं के लिए जो तस्वीर लगी, महिलाओं के लिए होगा कि एक बार यहां पर लगा होगा और एक बार यहां पर लगा होगा, एक बार यहां पर लगाओ, वो तो होगा पैरेलल कि जमीन के क्षैतिज है, जमीन हॉरिजॉन्टल जमीन के पैरेलल वो है। और यहां पर अनइवन, अनइवन यानी कि ऊपर नीचे है कि एक बार ऊपर रहेगा और एक बार नीचे रहेगा। एक अभ्यास ऐसा होगा। फिर होगा एक बैलेंसिंग बीम, बैलेंसिंग बीम, बीम का मतलब होता है, बीम का मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, जमीन से थोड़ा ऊपर होगा और उसके ऊपर आपको बैलेंस बनाना है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। और संयुक्त अभ्यास है, टीम और व्यक्तिगत दोनों, टीम और व्यक्तिगत दोनों में संयुक्त अभ्यास है। तो महिलाओं के लिए ये एक्सरसाइज या फिर ये इवेंट्स है और पुरुषों के लिए ये इवेंट है। दोनों को ध्यान रखना कौन कौन से आ रहे हैं, जरूरी है ये चीज यहां पर जरूरी है। इनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं कि पुरुषों के लिए कौन से अभ्यास है और महिलाओं के लिए कौन से अभ्यास है, ये आपने दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं लयात्मक की। लयबद्ध समूह जिम्नास्टिक मूल रूप से महिलाओं के कलात्मक कार्यक्रम में आवश्यकता, यानी कि मूल रूप से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का ही यह भाग हुआ करता था। लेकिन जब इसे 1963 बुडापेस्ट हंगरी में एक आमंत्रण प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया तो यह एक अलग खेल बन गया। इसके बाद फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक ने एक विश्व प्रतियोगिता निर्धारित की। पहले यह आधुनिक लयबद्ध जिम्नास्टिक के रूप में जाना जाता था और अब लयबद्ध जिम्नास्टिक के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन 1984 से एक ओलंपिक खेल बन गया। यानी कि 1984 के अंदर रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक के अंदर शामिल कर लिया गया अलग से। 1984 में एक ओलंपिक खेल बन गया। जिम्नास्टिक की इस शाखा का अभ्यास केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। लयबद्ध जिम्नास्टिक की घटनाओं को जिम्नास्टिक द्वारा नियोजित हाथ उपकरण के नाम पर रखा गया है। लयबद्ध हाथों के जो उपकरण है उसके नाम पर ये रिदमिक नाम रखा गया है, जिसके अंदर रस्सी हो सकती है, हुप हो सकते हैं, गेंद हो सकती है, क्लब और रिबन हो सकते हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में टीम, समूह और ऑल राउंड और व्यक्तिगत स्पर्धा प्रतियोगिता के लिए पदक प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर हमने आर्टिस्टिक क्या है और रिदमिक क्या है, इन दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है, दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। यहां पर आप देख रहे हैं ट्रैम्पोलिन देख रहे हैं। अब ट्रैम्पोलिन के अंदर अब देखिए बहुत ज्यादा डीप के साथ, बहुत ज्यादा डीप भी अगर ना पढ़ो आप, फिर भी कम से कम इतना पता होना ट्रैम्पोलिन किसका भाग है, टम्बलिंग किसका भाग है। तो कई बार ऐसे बहुत सिंपल प्रश्न आ जाते हैं कि ट्रैम्पोलिन का संबंध है बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो ट्रैम्पोलिन, टम्बलिंग, इनके नाम आप ध्यान रखना कि ये नाम जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, ये नाम आपके जिम्नास्टिक से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आप ट्रैम्पोलिन की फोटो देख रहे हैं और यहां पर आप टम्बलिंग की फोटो देख रहे हैं। ट्रैम्पोलिन और टम्बलिंग भी FIG के तत्वाधान में है। ट्रैम्पोलिन ने 2000 ओलंपिक खेलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए आयोजन के रूप में शुरुआत की, लेकिन ओलंपिक प्रतियोगिताएं केवल व्यक्तिगत हैं।
विश्व चैंपियनशिप ट्रैम्पोलिन स्पर्धाओं में डबल मिनी ट्रैम्पोलिन और सिंक्रोनाइज्ड ट्रैम्पोलिन प्रतियोगिता भी शामिल है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि दोनों एक जैसा कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसा अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अगर मैं हाथ ऊपर करता हूं, वो व्यक्ति भी हाथ ऊपर करता है, तो वो सिंक्रोनाइज करता है। जैसे भंगड़ा वगैरह देखते हैं तो सबके स्टेप्स क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, सबके स्टेप्स जो है वो एक जैसे चल रहे होते हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड ट्रैम्पोलिन भी शामिल है। उत्तरार्ध में दो, जिसमें क्या होता है, उत्तरार्ध में दो जिम्नास्टिक अगल बगल रखे गए दो ट्रैम्पोलिन पर समान प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। दो व्यक्ति एक साथ खड़े होंगे और वो एक जैसा प्रदर्शन करेंगे। वर्तमान में जिन आधुनिक स्पर्धाओं को जिम्नास्टिक माना जाता है उनमें से केवल टम्बलिंग और वोल्टिंग का एक आदिम रूप प्राचीन समय में जाना जाता था। यानी कि टम्बलिंग और वोल्टिंग ये प्राचीन रूप से चले आ रहे हैं। लयबद्ध जिम्नास्टिक के लिए होल की न्यूनतम ऊंचाई 10 मीटर होनी चाहिए। यहां पर लयबद्ध रिदमिक की बात कर रहे हैं। रिदमिक के लिए होल की जो न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 10 मीटर होनी चाहिए। किसके लिए भाई, लयबद्ध के लिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास उपकरण है, उपकरणों को आप ऊपर फेंकते हैं और फिर दोबारा कैच करते हैं, उपकरणों को ऊपर फेंकते हैं, फिर आप रन करते हैं, फिर जाकर आप जंप करते हैं। तो होल की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर होनी चाहिए। यहां पर कुछ नाम देख रहे हैं आप, यहां पर कुछ आप नाम देख रहे हैं, तो हिंदी के विद्यार्थी जो है वो भयभीत नहीं हो, मैं इनको नाम को आपके साथ दूसरी भाषा में भी लिख देते हैं। चलिए, कुछ नाम देख रहे हैं जो जिम्नास्टिक में प्रयोग होते हैं। एरियल, साल्टो, फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, बैक इन और फॉल आउट, डिसमाउंट। इन नाम को ध्यान रखना है, ये नाम पूछे जाते हैं। इसको मैं यहां पर लिखता हूं बैकआउट, बैक इन और फुल आउट, फुल आउट। फिर फ्लिक फ्लैक, फ्लिक फ्लैक, ये नाम ध्यान रखना, जिम्नास्टिक से संबंधित है। फुल इन और बैकआउट, फुल इन और बैकआउट, ये नाम इन जैसा ही है, ध्यान रखना। आपको इतना पता है, हाफ इन और हाफ आउट, हाफ इन और हाफ आउट, हाफ आउट। फिर बात करते हैं हैंड स्प्रिंग। हैंड स्प्रिंग की पाइक पोजीशन, पाइक पोजीशन, पाइक पोजीशन। फिर रूट्स और फिर रिलीज, फिर रिलीज, जायंट, सीजर्स, सीजर्स, टक, ट्विस्ट, ट्विस्ट और फिर वर्ट्यूसिटी और अंतिम नाम होगा राउंड ऑफ, अंतिम नाम होगा राउंड ऑफ। शब्दावली, शब्दावली के बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से नाम हमारे यहां पर उपयोग में लिए जाएंगे, नाम में उपयोग यहां पर लिए जाएंगे। शब्दावली के संबंध में थोड़ा सा आपने यहां पर ध्यान जरूर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप यहां पर रख सकते हैं। अब हम एक एक जो इवेंट हमारा होने वाला है उसमें मेजरमेंट से संबंधित थोड़ी सी जानकारी यहां पर हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोर एक्सरसाइज। सबके साथ मैंने यहां पर फोटोज वगैरह अटैच किए हुए हैं। फ्लोर एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज के संबंध में यह प्रश्न खूब पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, 12x12 का वहां पर क्षेत्र होगा जिसके अंदर अभ्यास जो है वो किया जाता है, और 1 मीटर का इसके इर्द गिर्द सेफ्टी जोन भी रखा जाएगा। 1 मीटर का यहां पर सेफ्टी जोन भी रखा जाएगा। महिलाओं के लिए अधिकतम समय कितना होगा, 90 सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। और पुरुषों के लिए कितना समय रह जाएगा, 60 से 70। जैसे ही 60 सेकंड होंगे, जो अंपायर या फिर जज वहां पर बैठे हैं वो एक सायरन देंगे वहां पर, और अधिकतम समय वहां पर कितना लिया जा सकता है, 70 सेकंड लिया जा सकता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट समय।
सेकंड के बीच होती है और महिलाओं के कार्यक्रम के विपरीत संगीत के बिना प्रदर्शन किया जाता है। पुरुषों के लिए संगीत के बिना प्रदर्शन किया जाता है। नियमों के अनुसार पुरुष जिम्नास्ट को अपने प्रदर्शन के दौरान कम से कम एक बार फर्श के प्रत्येक कोने को छूना चाहिए। अब ज्यादा टेक्निकल चीजें तो हम नहीं यहाँ पर देखेंगे कि कितना डायगोनल जाना चाहिए, कौन से मूवमेंट 2 बार से ज्यादा नहीं किए जा सकते, वो सारी की सारी डिटेल की चीजें हैं। तो उतना आप हर चीज में पढ़ेंगे तो पीटीआई के सिलेबस के बराबर एक जिम्नास्टिक ही पढ़ा जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें, 12x12, 1 मीटर सेफ्टी जोन, 90 सेकंड और 60 से 70 सेकंड पुरुषों के लिए। ये बातें आपने ध्यान यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12x12 का, 12x12 का यहाँ पर आप जोन देख रहे हैं, और यहाँ पर आप सेफ्टी जोन, ये है सेफ्टी जोन 1 मीटर का, और यहां पर ये कितना है 12x12 का जोन यहां पर आप देख रहे हैं। डायमेंशन 12x12 यहां पर हो जाएगा। ये जो भाग है ये एरिना का भाग है, बाहर वाला भाग एरिना का भाग है, ये एज हो जाएंगे और ये क्लियरेंस जोन हो जाएगा। बाहर का जो जोन है वो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस जोन हो जाएगा। बाहर का जोन क्या हो जाएगा, क्लियरेंस जोन हो जाएगा। और कुल क्षेत्र यहां पर कितना देख रहे हैं, 18 देख रहे हैं। कुल क्षेत्र यहां पर कितना देख रहे हैं और ये भी कितना देख रहे हैं। तो अगर क्लियरेंस जोन, एरिना और एज सबको मिलाकर बात की जाए तो 18x18 का क्षेत्र हो जाएगा। फिर क्षेत्र कितना हो जाएगा, 18x18 का हो जाएगा। बात करते हैं पैरेलल बार। पैरेलल बार का मतलब है कि 2 यहां पर, एक बार यहां लगा है और एक बार यहां पर लगा है, तो पैरेलल बार की बात यहां पर कर रहे हैं। बार की लंबाई और चौड़ाई, बार की लंबाई और चौड़ाई 3.5 मीटर से 42 से 52 सेंटीमीटर है। बार की ऊंचाई 2 मीटर है, बार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और बार की मध्य दूरी 40 सेंटीमीटर रहती है। बार के मध्य दूरी कितनी रहती है, 40 सेंटीमीटर रहती है। रूटीन में पढ़ना है भाई, आपके पास पुस्तक आ जाए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये तस्वीरें आपको मिलेंगी, तो कम से कम अगले महीने से जब आप पढ़ना शुरू करें, या फिर अभी आप खूब पढ़ चुके हैं तो भी कम से कम आपको 10 से 12 बार रिवीजन एग्जाम से पहले किताब का करना है अच्छे से। जो कंप्लीट रिवीजन है वो आपने करना है। तो कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो यहां से कुछ चीजें आपके याद हो जाएंगी, लेकिन पहली बार में अपने दिमाग के ऊपर इतना लोड मत देना कि आप हर एक मेजरमेंट को याद करें। पहली बार में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को याद करना है, हर चीज को पहली बार में याद आपने नहीं करना है। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर बार में एक चीज यहां पर आप ऐड करते जाएंगे, हर बार आपको कोई नई चीज वहां पर दिखती जाएगी, नई चीज आप याद करते जाएंगे। तो पहली ही बार में अगर आप चाहो कि जिम्नास्टिक को पूरा का पूरा घोट के पी जाए तो वो पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसी सलाह देना भी मूर्खता होगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको पहली बार में याद करो, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार सबसे पहले याद करो। उसके बाद धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो अगर 5 चीजें याद होगी तो छठी चीज अपने आप उसके साथ में आ जाएंगी। जैसे पैसे को पैसा खींचता है तो 5 चीजें यहां जिम्नास्टिक से याद होंगी तो छठी चीज अपने आप आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले ही दिन आप सारा इकट्ठा करने का प्रयास करो, वो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं और यहां पर जो ऊंचाई है, यहां पर बार की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। अब यहां पर जिम्नास्टिक के अंदर एक बात को आपने ध्यान रखना है, एक तो ऊंचाई यहां पर होगी फर्श से तो ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। अगर बात करें वो मैट से, तो मैट से कितनी हो जाएगी, 1.80 हो जाएगी। ये हर इवेंट में होगा आपके साथ, ये हर स्पर्धा में, हर इवेंट में आपके साथ होगा कि मैट से ऊंचाई अलग है और फ्लोर से ऊंचाई अलग है। दोनों ही बातें आपने ध्यान रखनी है, यहां पर अटक सकते हो। फ्लोर से ऊंचाई आपको अलग मिलेगी और मैट से आपको ऊंचाई अलग मिलेगी। इन दोनों को ध्यान रखना, ज्यादातर आप ऊंचाइयां ध्यान रखना, ऊंचाइयों को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अन्य जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल की हो जाएंगी, वहां से आपको चीजें अगर याद करना चाहो तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहो तो मत भी कीजिए। क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि अगर 1 लाख बच्चे भर्ती में बैठेंगे तो 1 लाख बच्चों में कोई 10 या 15 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इतनी जो ऐसा प्रयास करके आएंगे कि हर चीज को याद करके जाएं। तो वो 10-15 बच्चे ही आपको मिलेंगे कि जो इन छोटी छोटी मेजरमेंट्स को याद करके आएंगे। अब वो कितना उसमें सफल होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मेजरमेंट है कि हर मेजरमेंट को याद नहीं रखा जा सकता। मैंने अपने जीवन में केवीएस का एग्जाम दिया, दिल्ली का एग्जाम दिया, राजस्थान का एग्जाम दिया, 3rd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, नेट के एग्जाम दिए। मैंने इन चीजों को कभी भी याद नहीं किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी चीजें पढ़ानी पड़ती है। लेकिन सच्चाई ये, ईमानदारी ये है कि मैं आपको अभी भी बताता हूं कि आपको हर चीज को याद नहीं करना है। किताबों में हर चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन किन चीजों को आपको इग्नोर करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन चीजों को अपने रिस्क के ऊपर छोड़ भी सकते हैं। अभी तक प्रश्न यहां से नहीं पूछा गया है। 180 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ मैट और 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। अगला हम बात करते हैं रिंग्स की। रिंग्स की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि एक यहां पर रस्सी है और यहां पर इस तरह की ये 2 रिंग्स बनी हुई है। इस तरह से आप यहां पर तस्वीर जो है वो देख पा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है या फिर पुरुष जो है यहां पर अलग अलग
स्ट्रेंथ से संबंधित जो कर्तव्य है कर रहा होता है, जिसे स्टिल रिंग्स भी कहा जाए। स्टिल यानी कि रुके हुए, जिसे स्टिल रिंग्स भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। एक कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है। ऊपरी शरीर की अत्यधिक ताकत की आवश्यकता के कारण इसे पारंपरिक रूप से केवल पुरुष करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें चाहिए, आपके बैक मसल्स की, आपके शोल्डर की, आपके बाइसेप ट्राइसेप की और आपके चेस्ट मसल्स की। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए यहां पर, इसलिए महिलाएं जो है इस इवेंट में भाग नहीं लेती। ऊंचाई कितनी होगी? 580 सेंटीमीटर होगी। रिंग का व्यास कितना है? 18 से 19 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 260 सेंटीमीटर है। मध्य की दूरी दोनों रिंग के बीच में 50 सेंटीमीटर रहेगी। रिंग की ऊंचाई कितनी रहेगी? 290 रहेगी। रिंग की मोटाई कितनी रहेगी? 2.80 सेंटीमीटर रहेगी। 280 सेंटीमीटर रिंग की मोटाई रहेगी। यहां पर अगर हम बात करें तो जरूरी बात, हाइट कितनी है? 290 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर से 290 सेंटीमीटर है, यह भी बात आपने ध्यान रखनी है। फ्लोर से 290 सेंटीमीटर है, आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ये तस्वीरें जो है वो जो रूल बुक है जिम्नास्टिक की वहां से उठाई हुई है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो जो हाईलाइट की हुई चीज है वो क्या है? ये लाइन को हाईलाइट किया है। यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं ये 290 यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हाईलाइट किसको किया हुआ है? हाइट को हाईलाइट किया हुआ है। तो एग्जामिनर जब इन फोटोज को देखेगा रूल बुक में तो वो भी जो हाईलाइट की हुई चीज है उसी में जाएगा। एग्जामिनर या फिर जो पेपर बना रहा है उसकी आपके साथ दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि बच्चा जागरूक हो, बच्चा ध्यान केंद्रित करे, बच्चा हर जगह पर जाकर देखे। तो वो चाहता है कि आप जब इस फोटो को देखो तो ये हाईलाइट की हुई लाइन के ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए। तो प्रश्न आपके बनने की संभावना यहां से ज्यादा होती है। यहां पर अन्य 5-7 चीजें और है, वहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। तो प्रश्न बनने की संभावना हाइट से ज्यादा होगी। तो हाइट सबकी आपने ध्यान रखनी है। 290 सेंटीमीटर रिंग्स की हाइट होगी। किससे? मैट से, सॉरी फ्लोर से हाइट होगी। फ्लोर से ये हाइट होगी 290 या फिर 2.90 मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये फ्लोर से हाइट है। ये हाइट क्या है? फ्लोर से है। और यहां भी मैं इस फोटो के अंदर लिखता हूं 180 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ मैट और 200 सेंटीमीटर फ्रॉम, यहां पर आपको पता लग रहा है 180 सेंटीमीटर मैट से ऊंचाई है और 2 मीटर फ्लोर से ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पोमेल हॉर्स की। आपको तस्वीर यहां पर दिखाई नहीं दे रही होगी। पोमेल हॉर्स कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। पोमेल हॉर्स आपको इस तरह नजर आएगा। यहां पर हाइट कितनी रहेगी? 105 फ्रॉम द टॉप ऑफ मैट और 115 फ्रॉम फ्लोर। 105 सेंटीमीटर मैट से और 115 हाइट रहेगी सेमी सेंटीमीटर फ्लोर से। यह हाइट रहने वाली है। यह हाइट कहां से रहेगी? फ्लोर से यह हाइट रहने वाली है। यानी कि यहां से हाइट अलग होगी और यहां से हाइट अलग होगी। यहां से हाइट अलग और यहां से हाइट अलग। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो टॉप कॉर्नर है उसकी हाइट कितनी? 105 और यहां पर हाइट कितनी है? यहां तक 115। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। लंबाई कितनी रहेगी? 160 सेंटीमीटर। पोमेल हॉर्स की ऊंचाई 115। यहां पर एक चीज मिसिंग है। जो मिसिंग क्या है? 105 वाली बात यहां पर मिसिंग है। 105 वाली बात यहां पर मिसिंग है। पोमेल के बीच में चौड़ाई कितनी रहेगी? 35 सेंटीमीटर रहेगी। यहां से ये चौड़ाई देख रहे हैं ये कितनी? 35 सेंटीमीटर रहेगी। पोमेल के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 40 से 45 सेंटीमीटर रहेगी। ऊंचाई फर्श से कितनी हो जाएगी? सॉरी ऐड हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी रहेगी? 40 से 45 सेंटीमीटर रहेगी। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बार की। हॉरिजॉन्टल बार के अंदर आप ये हॉरिजॉन्टल बार देख रहे हैं, जिसे हाई बार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? हाई बार इसका अन्य नाम है। कलात्मक जिम्नास्टिक में पुरुष जिम्नास्टिक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। इसमें परंपरागत रूप से एक बेलनाकार धातु, आमतौर पर स्टील की पट्टी होती है, जो केबलों और कठोर ऊर्ध्वाधरों समर्थनों की एक प्रणाली द्वारा फर्श के ऊपर और समांतर रूप से पकड़ी जाती है। ऊंचाई कितनी होगी? 278 सेंटीमीटर, 109 इंच, लगभग 30 सेंटीमीटर लैंडिंग मैट सहित। लंबाई 240 सेंटीमीटर रहेगी। बार का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। और ग्रिप कौन कौन सी है? यहां पर रेगुलर ग्रिप है, डोर्सल ग्रिप है, रिवर्स और अंडरहैंड ग्रिप और एल ग्रिप। ग्रिप यहां पर थोड़ी ध्यान रखना, आप नई चीज है, अन्य के अंदर आपको ये चीज जानकारी नहीं मिल रही है। तो ग्रिप आप ध्यान रखना कौन कौन सी ग्रिप यहां पर हो सकती है। हाइट यहां पर फिर भी हाईलाइट करके लिखा हुआ है 260 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 सेंटीमीटर मैट। जो मैट यहां पर लगा होगा उसके ऊपर से, यहां से अगर आप देखेंगे तो 260 है, और मैट के साथ अगर फ्लोर से देखेंगे तो 280 है। 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं वोल्ट।
यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं वोल्ट की। वोल्ट इस तरह से व्यक्ति भाग कर आएगा, यहाँ पर आप पहली बार जंप करेगा, जंप करने के बाद यहाँ पर को कलाबाजी करेगा और फिर आकर यहाँ पर क्या करेगा, वो लैंड करेगा, फिर आके यहाँ पर क्या करेगा, लैंड करेगा। वोल्ट की हाइट कितनी रहेगी? वोल्ट की हाइट 135 है। वोल्ट की हाइट कितनी है? 135 है मैन के लिए, और विमेन के लिए 125, पुरुष के लिए, और 125 सेंटीमीटर है महिला के लिए। 125 सेंटीमीटर महिला के लिए है। यहां पर हमने पुरुषों के इवेंट में यूज किए जाने वाले उपकरणों को देखा। अभी हम अगली स्लाइड से महिलाओं की जिम्नास्टिक में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। महिला जिम्नास्टिक हेतु उपकरण, पहला हम वोल्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ वोल्टिंग टेबल कितनी हो जाएगी? 1:20 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? 1:20 हो जाएगी। विड्थ ऑफ वोल्टिंग टेबल, यहां से आप लेंथ देख रहे हैं, विड्थ की बात करें तो ये बात यहां पर विड्थ की होगी, जो कितनी है? 95 सेंटीमीटर है। जो कितनी है? 95, यहां पर 120 सेंटीमीटर है। एक बात आप यहां पर ध्यान रखना कि वोल्टिंग के लिए जो आप रनवे भाग कर आते हैं उसकी लंबाई, अप्रोच रन के लिए लंबाई कितनी होगी? 25 मीटर होगी। यानी कि 25 मीटर आप भाग कर आएंगे, फिर आकर आप मोमेंटम गेन करेंगे, फिर आप जंप करेंगे और फिर आप आगे लैंड करेंगे। तो बिगिनिंग विद टेक ऑफ, अब यहां पर देखिए पहले प्री फ्लाइट होगा, प्री फ्लाइट, फिर स्पोर्ट, फिर फ्लाइट और फिर लैंडिंग। किस तरह से देखिए, आप दौड़कर आए, अप्रोच रन, यहां पर आपने 25 मीटर भागे, 25 मीटर भाग के आपने यहां पर आने के बाद टेक ऑफ की, यहां से आप टेक ऑफ करते हैं, ये हुआ प्री फ्लाइट। यहां पर आने के बाद आप यहां पर आए प्री फ्लाइट, और फिर आपने यहां पर सपोर्ट लिया, फिर आपने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद आप यहां पर फाइनल फ्लाइट करते हैं और फिर आप यहां पर लैंडिंग करते हैं। प्री फ्लाइट, पहले फ्लाइट, प्रथम फ्लाइट, फिर आप सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेने के बाद आप दूसरी फ्लाइट लेते हैं, या दूसरी बार आप हवा में उड़ते हैं, और फिर आप क्या करते हैं? अवतरण करते हैं, लैंडिंग करते हैं। तो इसकी ये फेज भी आप ध्यान रखना कि जो चीज, जिम्नास्टिक मेरा गेम नहीं है, लेकिन जो चीज रूल बुक के अंदर लिखी हुई है, जो चीज मुझे महत्वपूर्ण लगी, वो वहां से मैं उठा कर लाया और लाकर आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इवेंट है अनइवन बार्स। पुरुषों के लिए आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और पैरेलल बार्स थे। पैरेलल यानी कि दोनों के दोनों साथ लगे हुए हैं, और एक बार आपने देखा हॉरिजॉन्टल बार जो जमीन के समानांतर लगा हुआ था। यहां पर आप अनइवन देख रही हैं, यानी कि एक की ऊंचाई ज्यादा रहेगी बार की, और एक की ऊंचाई क्या रहेगी? कम रहेगी। हाइट ऑफ अपर बार, ऊपर का जो बार है इसकी हाइट कितनी रहेगी? 2.5 मीटर रहेगी, और नीचे का जो बार है लोअर बार की हाइट कितनी रहेगी? 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि 2500 सेंटीमीटर, और यहां पर 1700 सेंटीमीटर। अपर बार में भी रेज 10 सेंटीमीटर अपॉन रिक्वेस्ट टू अकोमोडेट टॉलर जिम्नास्ट। और अगर जिम्नास्ट की हाइट लंबी है तो ऊपर का जो बार है इसको 10 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि अगर उसकी लंबाई ज्यादा है तो अकोमोडेट करने के लिए इसको अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है। जो ऊंचे कद के जिम्नास्ट हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो असहज महसूस नहीं करे हाइट की वजह से, इसलिए इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है। महिला जिम्नास्ट हेतु उपकरण कौन सा होगा? एक बैलेंसिंग बीम है। बैलेंसिंग बीम इस तरह से होगा कि एक लंबा, आप कह सकते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा है, और उसके ऊपर आप करतब करते हैं, और करतब करते हुए आप बैलेंस बनाकर रखते हैं, वहां से आपको गिरना नहीं होता है, वहां से आपको गिरना नहीं होता है। तो हाइट ऑफ बीम 1.25 मीटर, लेंथ ऑफ बीम 5 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और हाइट कितनी है इसकी? 1.25 मीटर है। विड्थ ऑफ बीम कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है बीम की? 10 सेंटीमीटर। यहां पर चौड़ाई जो आप देख रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई यहां पर रहेगी। चलिए, जिम्नास्टिक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। जिम्नास्टिक के अंदर आर्टिस्टिक और लयबद्ध, इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया है। सिर्फ ट्रैम्पोलिन और टम्बलिंग, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, और इनके संबंध में जो उपकरण है, उपकरणों से प्रश्न आपके पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो उसका थोड़ा एहतियात आपको बरतना है। अगर आप चाहते हैं, ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पीटीआई सिलेबस आप इसी तरह से ढंग से करें कि आपके पास पुस्तक हो, जो हमारी आने वाली है पुस्तक को सामने खोलें, क्लासेस को चलाएं,
चीजों को समझें, इंपॉर्टेंट चीजों में बताता हूं कि ये एग्जाम में पूछी गई है, इसको मार्क कर लो, यहां से प्रश्न आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, उनको साथ साथ आप एक स्केच पेन रखिए और उसको साथ में मार्क करते हुए चलिए, तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऑथेंटिक, सारी की सारी सरल भाषा के अंदर चीजें आपको मिल रही हैं, और सिर्फ आपको याद करना है और चीजों को समझना है, और इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले प्रश्नों में, पहले प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है। एक पुस्तक, एक कोर्स आपके तमाम जो झंझट है वो खत्म यहां पर कर देंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पीटीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर लो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तैयारी कर लो ऐप स्टोर पे मिल जाएगी, और जो आईफोन का स्टोर है, एप्पल स्टोर है, वहां भी आपको ये मिल जाएगी। तो तैयारी कर लो ऐप, तैयारी कर लो। ऐप का नाम है, ये लोगो आपको नजर आएगा, तो उसमें आप जा सकते हैं, यहाँ पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज का जुड़ सकते हैं। और अगर बाई चांस आप बोल रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है, हमारी तैयारी हो चुकी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपने तैयारी की समीक्षा भी कर सकते हैं। तो दोनों ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, और जब बुक आएगी तो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, अगले महीने बुक लगभग आ जाएगी। चलिए, कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपकी क्वायरी हो, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल एकदम स्वतंत्र है, बिल्कुल एकदम आजाद है। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने मन में जो भी आपके सवाल चल रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको आप वहां पर लिख सकते हैं, और हम अगली क्लास में उनका जवाब आप तक पहुंचा देंगे। क्लासेस अगर पसंद आती है, हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास आपको पसंद आते हैं, तो आप इनकी सराहना करने के लिए लाइक का बटन दबा सकते हैं, आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं, और अपने साथियों के साथ इस कक्षा को साझा कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, निरंतर साथ बने रहिए।